हेमंत लांबा सुंदर, स्वस्थ और पैसे वाले परिवार से था। दीप्ति भी व्यवसायी पिता की एकलौती बेटी थी। हेमंत के अपने प्रति लगाव को देख दीप्ति ने अपने नजरिए से ठीक ही सोचा था कि वह हेमंत से शादी करेगी। लेकिन जब बात शादी की आई तो हेमंत ने न केवल अपनी इस प्रेयसी की हत्या कर दी, बल्कि अपना अपराध छिपाने के लिए ड्राइवर देवेंद्र को भी मार डाला। लेकिन हरियाणा के जिला रेवाड़ी में एक कस्बा है धारूहेड़ा। इस कस्बे के नंदरामपुर बास रोड की रामनगर कॉलोनी के पास सड़क पर लोगों की भीड़ और पुलिस की मौजूदगी बता रही थी कि वहां कोई अनहोनी हुई है। दरअसल किसी राहगीर ने रामनगर कॉलोनी में सड़क किनारे एक खाली प्लॉट में एक युवती का खून से लथपथ शव देखा, तो उसने फोन करके ये सूचना पुलिस नियंत्रण कक्ष को दे दी थी। इस सूचना पर वहां पीसीआर की गाड़ी पहुंची। राहगीर की सूचना सही थी, इसलिए पीसीआर ने ये सूचना धारूहेड़ा इलाके की पुलिस को दे दी। सूचना मिलने पर धारूहेड़ा थाने के एसएचओ सुधीर कुमार अपने मातहतों के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए। राहगीर ने पूछताछ में बताया कि वह दिल्ली से आया था और पैदल अपने घर की तरफ जा रहा था। तभी उसकी नज़र खाली प्लॉट में पड़ी लाश पर गई, तो उसने पुलिस को सूचना दे दी। देखने से पहली नज़र में ही स्पष्ट हो रहा था कि जिस युवती का शव है, उसकी हत्या सिर और पेट में गोलियां मारकर की गई थी। युवती के शरीर पर पुलिस को ऐसा कोई निशान नहीं मिला जिससे उसकी पहचान हो पाती। इंस्पेक्टर सुधीर कुमार को लग रहा था कि मृतका आसपास के इलाके की ही रहने वाली होगी। उन्होंने सुबह होने का इंतजार किया और उजाला होने पर आसपास की कॉलोनियों के लोगों को बुलाकर शव की शिनाख्त कराने की कोशिश की, लेकिन पुलिस को कोई सफलता नहीं मिली। इस बीच शव मिलने की जानकारी पाकर धारूहेड़ा के डीएसपी मोहम्मद जमाल और रेवाड़ी जिले की एसएसपी नाजनीन भसीन भी क्राइम ब्रांच और फोरेंसिक टीम लेकर घटनास्थल पर पहुंच गई थी। फोरेंसिक टीम ने वारदात वाली जगह की फोटो व शव को उलट पलट कर उसके फोटो लेने शुरू कर दिए। जिस युवती की लाश थी, उसकी उम्र करीब 20 साल से ऊपर रही होगी। वह काले रंग की जीन्स और उसी रंग का बनियान पहने थी, जिसके ऊपर उसने गेहुए रंग की जैकेट पहन रखी थी। फोरेंसिक टीम ने जब युवती की जीन्स और जैकेट की तलाशी ली तो उसकी जेब से उसका आईडी प्रूफ और एक ब्यूटी पार्लर का विजिटिंग कार्ड मिला। विजिटिंग कार्ड किसी पेरिस ब्यूटी पार्लर दिल्ली का था, जबकि शव के साथ मिली आईडी में दीप्ति गोयल पुत्री हनुमान प्रसाद गोयल निवासी संग्रिया, जिला हनुमानगढ़, राजस्थान लिखा था। आईडी मिलने के बाद दो चीजें साफ हो गईं कि युवती की उम्र करीब 22 वर्ष थी और वह इस इलाके की रहने वाली नहीं थी। पुलिस के पास अब दो ऐसी चीजें थीं जिससे उसकी शिनाख्त कराना आसान हो गया था। आवश्यक जांच पड़ताल के बाद युवती के शव को पोस्टमार्टम के लिए रेवाड़ी जिला अस्पताल भिजवा दिया गया, क्योंकि पुलिस को शक था कि कहीं युवती के साथ किसी तरह का दुष्कर्म तो नहीं किया गया है। इसलिए एसएसपी नाजनीन भसीन ने शव का पोस्टमार्टम एक मेडिकल बोर्ड द्वारा कराए जाने की संस्तुति दी। साथ ही दुष्कर्म के बिंदु पर भी जांच के निर्देश दिए। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने के बाद डीएसपी मोहम्मद जमाल ने धारूहेड़ा कोतवाली में अज्ञात हत्यारों के खिलाफ युवती की हत्या का केस दर्ज करा दिया। इस मामले की जांच का दायित्व इंस्पेक्टर सुधीर कुमार को सौंपा गया। डीएसपी ने जांच अधिकारी की मदद के लिए धारूहेड़ा थाने के स्टाफ और सीआईए स्टाफ को मिलाकर एक विशेष टीम का गठन कर दिया। पुलिस ने सबसे पहले विजिटिंग कार्ड और आईडी प्रूफ के आधार पर जांच पड़ताल शुरू की। एक टीम को हनुमानगढ़ भेजा गया। दूसरी टीम ने विजिटिंग कार्ड पर लिखे फोन नंबरों पर कॉल करके छानबीन करनी शुरू कर दी। 5 घंटे की मशक्कत के बाद ये जानकारी मिल गई कि मृतका कौन थी। आईडी प्रूफ के आधार पर और ब्यूटी पार्लर के विजिटिंग कार्ड में दिए गए फोन नंबरों को खंगालते हुए पुलिस उस सिरे तक पहुंच गई जहां से युवती की पहचान होनी थी। पता चला कि मृतका दीप्ति हनुमानगढ़ जिले के संग्रिया निवासी एक प्रतिष्ठित व्यापारी हनुमान प्रसाद की इकलौती बेटी दीप्ति थी। उसकी मां का निधन हो चुका था। दीप्ति के पिता का संग्रिया में आढ़त का व्यवसाय है। पिछले 2 साल से वह दिल्ली के रोहिणी में अपनी ननिहाल में रहकर फैशन डिजाइनिंग की पढ़ाई कर रही थी। ननिहाल में फोन पर बात करने से पता चला कि दीप्ति 6 दिसंबर को पार्क में घूमने की बात कहकर घर से निकली थी, लेकिन उसके बाद वापस नहीं लौटी थी। ये भी पता चला कि पेरिस ब्यूटी पार्लर पर दीप्ति 2 घंटे ट्रेनिंग लेने के लिए जाती थी। संग्रिया गई पुलिस टीम दीप्ति के पिता हनुमान प्रसाद को लेकर धारूहेड़ा लौट आई। उन्हें रेवाड़ी ले जाकर जब दीप्ति का शव दिखाया गया तो उन्होंने पहचान कर बता दिया कि शव उनकी बेटी दीप्ति का ही है। दीप्ति के शव की आधिकारिक रूप से पहचान हो चुकी थी। पुलिस ने कागजी खानापूर्ति के बाद जांच पड़ताल तेज कर दी।
अगली सुबह दीप्ति के शव का पोस्टमार्टम भी हो गया, जिसके बाद उसका शव उसके घर वालों के सुपुर्द कर दिया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से दो बातें साफ हो गईं। एक तो ये कि दीप्ति के साथ दुष्कर्म नहीं हुआ था, दूसरे उसे 2 गोली मारी गई थी। दीप्ति के पिता से पुलिस को दीप्ति का मोबाइल नंबर मिल गया था, साथ ही एक हैरान कर देने वाली जानकारी भी मिली थी। पुलिस को दीप्ति के शव के पास से कोई मोबाइल फोन नहीं मिला था, जबकि उसके पिता ने बताया कि सुबह करीब 4 बजे दीप्ति के फोन से उनके फोन पर एक व्हाट्सएप मैसेज आया था, जिसमें उसने लिखा था कि पापा मैं ठीक हूँ। हैरानी की बात यह भी थी कि दीप्ति के शव के बारे में पुलिस को अलसुबह करीब 3:30 बजे सूचना मिली थी। इसका मतलब उसकी हत्या रात में किसी वक्त की गई थी। ऐसे में यह संभव नहीं था कि वह सुबह 4 बजे पिता को व्हाट्सएप मैसेज करती। इससे जाहिर था कि दीप्ति का फोन उसके कातिल के पास रहा होगा। इससे लग रहा था कि दीप्ति का कातिल उसका कोई परिचित रहा होगा। पुलिस को अब एक गुत्थी भी सुलझानी थी कि दीप्ति की हत्या दिल्ली में हुई थी या धारूहेड़ा में। इंस्पेक्टर सुधीर कुमार ने साइबर सेल की मदद से उसी दिन दीप्ति का मोबाइल सर्विलांस पर लगवा दिया, साथ ही उसकी कॉल डिटेल्स भी निकलवा ली। सीडीआर के अध्ययन से सामने आया कि दीप्ति की हत्या होने के बाद उसका फोन अगले दिन सुबह करीब 9 बजे तक चालू था। इस दौरान उसके फोन पर कई कॉल आई थी, जिनमें कुछ व्हाट्सएप की मिस्ड कॉल भी थी। इस मोबाइल फोन की आखिरी लोकेशन जयपुर में थी। इसके बाद दीप्ति का फोन स्विच ऑफ हो गया था। पुलिस टीम को लग रहा था कि दीप्ति दिल्ली से धारूहेड़ा किसी अनजान शख्स के साथ तो नहीं आई होगी। जाहिर है उसके साथ जो शख्स था वह उसका खास परिचित रहा होगा। इसलिए पुलिस टीम ने दीप्ति के घर वालों से उसके सोशल मीडिया अकाउंट की जानकारी लेकर खंगालना शुरू कर दिया। दीप्ति के फेसबुक अकाउंट में तो पुलिस को ऐसा कोई संदिग्ध नहीं मिला जिससे कातिल तक पहुंचने में मदद मिलती। लेकिन फेसबुक की जांच पड़ताल में यह जरूर पता चला कि दीप्ति का फेसबुक अकाउंट आखिरी बार 29 नवंबर को अपडेट हुआ था। उस दिन दीप्ति ने ही एक मैसेज डाला था। इससे पहले उसने 27 नवंबर को दिमाग अपसेट होने का एक मैसेज डाला था। इससे पुलिस ने अनुमान लगाया कि संभवतः वह अपनी मां की मौत के बाद काफी दुखी रही होगी। पुलिस को अंदेशा हुआ कि कोई परिचित व्यक्ति दीप्ति की इस स्थिति का फायदा उठाना चाह रहा होगा। धारूहेड़ा पुलिस दीप्ति की हत्या की गुत्थी सुलझाने में बुरी तरह उलझ कर रह गई थी। उसकी हत्या किस कारण से की गई और वह दिल्ली से धारूहेड़ा कैसे पहुंची, इसका अभी तक पता नहीं चला पाया था। हत्यारों का कोई सुराग नहीं मिला था। ये खुलासा भी नहीं हो पाया था कि उसकी हत्या दिल्ली में की गई थी या हरियाणा में। अभी पुलिस प्रयासों में जुटी ही थी कि 11 दिसंबर की शाम को रेवाड़ी जिले की एसएसपी नाजनीन भसीन के पास सूरत पुलिस के एक उच्चाधिकारी का फोन आया, जिन्होंने बताया कि सूरत के थाना सरथाना की पुलिस ने हेमंत लांबा नाम के शख्स को गिरफ्तार किया है, जिसने एक टैक्सी चालक तथा दिल्ली में रहने वाली अपनी प्रेमिका दीप्ति की हत्या करने का जुर्म कबूल किया है। पकड़े गए युवक ने पुलिस को बताया है कि दीप्ति की हत्या करके उसने शव को धारूहेड़ा इलाके में फेंक दिया था। पूरी जानकारी मिलने के बाद रेवाड़ी एसएसपी को दीप्ति हत्याकांड से जुड़ी तमाम बातें याद आ गईं। उन्होंने सूरत के पुलिस अधिकारी को आवश्यक जानकारी देकर अपनी टीम के तत्काल सूरत पहुंचने का आश्वासन दिया। उसी दिन उन्होंने पुलिस हेडक्वार्टर से डीएसपी हंसराज के साथ इंस्पेक्टर सुधीर कुमार को सूरत रवाना कर दिया। देर रात तक रेवाड़ी से गई पुलिस टीम सड़क के रास्ते सफर तय करके सूरत के पुलिस स्टेशन सरथाना पहुंच गई, जहां उन्होंने SHO चौधरी से मुलाकात की। बातचीत में पता चला कि जिस हेमंत लांबा को पुलिस ने पकड़ा है, उसने केवल दीप्ति की ही हत्या नहीं की, बल्कि इस चक्कर में उसने एक और हत्या को भी अंजाम दिया था। 34 वर्षीय हेमंत लांबा को इंस्पेक्टर सुधीर कुमार के समक्ष लाया गया तो वह उसे देखकर चौंक पड़े, क्योंकि वह कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि बेहद आकर्षक व्यक्तित्व का मालिक था। पुलिस ने उससे सूरत में ही पूछताछ शुरू कर दी। हेमंत लांबा फिटनेस इंडस्ट्री का जाना माना नाम था। उसकी पहचान एक बॉडी बिल्डर व फिटनेस एक्सपर्ट के तौर पर होती थी। वह नेशनल अवॉर्डी बीटेक सिविल इंजीनियर था। वह बॉडी स्टेरोन हेल्थ केयर प्रणाली दिल्ली का चेयरमैन व बॉडी स्टेरोन नेशनल बॉडी बिल्डिंग एंड स्पोर्ट्स फेडरेशन का राष्ट्रीय महासचिव भी था। उसने लार्जेस्ट स्पोर्ट्स एंड फिटनेस चैंपियनशिप का आयोजन भी किया था। इसके अलावा वह लांबा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का चेयरमैन भी था। हेमंत लांबा उत्तम नगर दिल्ली के विश्वास पार्क निवासी एक समृद्ध परिवार का युवक था। नामचीन आदमी होने के साथ वह अय्याश भी था।
वह लड़कियों को कपड़े की तरह बदलता था। 3 महीने पहले हेमंत और दीप्ति की जान पहचान फेसबुक के जरिए हुई थी। जल्द ही दोनों की मिल मुलाकातें होने लगीं और दोनों एक दूसरे पर जान छिड़कने लगे। दोनों अक्सर साथ घूमते, होटलों में खाना खाते और साथ साथ शॉपिंग करते। हेमंत ने उससे शादी करने का वादा किया था। पिछले कुछ दिनों से दीप्ति हेमंत पर दबाव बना रही थी कि वह उसे कहीं घुमाने के लिए ले चले। दीप्ति की इसी जिद के कारण 6 दिसंबर को हेमंत ने उसे फोन करके कहा कि आज वह उसे लॉन्ग ड्राइव पर ले जाना चाहता है। सुनकर दीप्ति खुश हुई। 6 दिसंबर को वह दीप्ति को घुमाने के बहाने अपनी अकोर्ड गाड़ी में लेकर निकला। दिन भर दोनों इधर उधर साथ घूमते रहे। हमेशा की तरह एक बार फिर दीप्ति ने हेमंत से शादी करने की ख्वाहिश जताई तो हेमंत ने कहा कि वह जल्द ही उसकी एक ख्वाहिश पूरी करेगा। उस दिन दोनों बेहद खुश थे। शाम को जब दीप्ति ने घर चलने के लिए कहा तो हेमंत बोला कि जब लॉन्ग ड्राइव पर निकले हैं तो घर जाने की क्या जल्दी है, अभी तो रात बाकी है, चलते हैं कहीं दिल्ली से दूर। कहते हुए हेमंत ने गाड़ी गुड़गांव की तरफ मोड़ दी। शाम का धुंधलका शुरू होते ही हेमंत ने शराब और बियर की बोतलें ले लीं। फिर 2-3 घंटे तक इधर उधर गाड़ी घुमाते हुए हेमंत खुद भी शराब के पैग लेता रहा और दीप्ति को भी 2-3 बियर के कैन पिला दिए। रात के करीब 10 बजे जब हेमंत और दीप्ति दोनों पर शराब का अच्छा खासा सुरूर छा गया तो हेमंत ने गुड़गांव के पास एक सुनसान जगह पर गाड़ी रोक दी। सुनसान जगह देख हेमंत ने दीप्ति को अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से एक के बाद एक 2 गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद उसने शव को डिक्की में डाला और अगली सीट पर फैले खून को कपड़े व पानी से साफ कर दिया। इसके बाद उसने कार धारूहेड़ा की तरफ बढ़ा दी। रात करीब 11 बजे उसने नंदरामपुर बास रोड पर एक सुनसान जगह देख गाड़ी रोकी और दीप्ति का शव डिक्की से निकालकर खाली प्लॉट में एक फेंक दिया। दीप्ति का मोबाइल उसने अपनी जेब में डाल लिया था। दीप्ति का शव फेंकने के बाद हेमंत वापस दिल्ली लौट आया। दिल्ली आकर उसने हत्या में इस्तेमाल की गई अपनी गाड़ी को 6 दिसंबर की रात में ही एक डीलर को बेचने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी नहीं बिकी तो वह मायापुरी पहुंचा। वहां उसने रात को 1 बजे गाड़ी एक कबाड़ी को बेच दी। गाड़ी बेचने से हेमंत की जेब में बड़ी रकम आ गई थी। रात करीब 2:30 बजे हेमंत ने अपने साथ लाए दीप्ति के फोन से जयपुर के लिए ओला कैब बुक की। जनकपुरी का रहने वाला कैब चालक देवेंद्र सिंह अपनी इनोवा गाड़ी से हेमंत को लेकर जयपुर की ओर चल पड़ा। रास्ते में करीब 4 बजे हेमंत ने दीप्ति के मोबाइल से उसके पिता के मोबाइल नंबर पर दीप्ति की तरफ से व्हाट्सएप मैसेज किया कि वह ठीक है। सुबह करीब 9 बजे हेमंत जयपुर पहुंचा और वहां के एक होटल में ठहर गया। वहां उसने वाईफाई के जरिए दीप्ति के मोबाइल पर इंटरनेट चलाया तो उसे सोशल मीडिया पर चल रही खबरों के जरिए पता चला कि धारूहेड़ा पुलिस ने दीप्ति का शव बरामद कर लिया है और उसकी पहचान भी हो चुकी है। इससे हेमंत को लगा कि अब पुलिस जल्द ही यह भी पता लगा लेगी कि दीप्ति की हत्या किसने की है। उसे लगा कि अब पुलिस उस तक पहुंच जाएगी। हेमंत को अपने पकड़े जाने का डर इसलिए भी था क्योंकि उसने जयपुर आने के लिए जिस कैब को बुक किया था उसके लिए उसने दीप्ति के फोन का इस्तेमाल किया था। उसी फोन नंबर और गाड़ी के ड्राइवर की मदद से पुलिस उस तक पहुंच सकती थी। हेमंत ने उसी वक्त फैसला कर लिया कि अगर उसे पुलिस से बचना है तो उसे इनोवा कैब के चालक की भी हत्या करनी पड़ेगी, वरना वह खुद फंस जाएगा। उसने सोचा कि देवेंद्र की हत्या करके कुछ वक्त इधर उधर छिपकर बिता लेगा। देवेंद्र सिंह की हत्या के बाद उसकी गाड़ी को भी बेच देगा। ये ख्याल आते ही हेमंत के दिमाग में एक और खतरनाक साजिश ने जन्म ले लिया। उसे लग रहा था कि वह देवेंद्र के मामले में पुलिस के हाथ कभी नहीं लगेगा क्योंकि उसकी कार उसने दीप्ति के फोन से बुक की थी। देवेंद्र की हत्या के बाद पुलिस के लिए उस तक पहुंचने की कड़ी टूट जाएगी। इसी साजिश को अमली जामा पहनाने के लिए उसने एक दिन जयपुर में ही रुकने का मन बनाया। उसने यह बात ड्राइवर देवेंद्र को बता दी। देवेंद्र को पता ही नहीं था कि हेमंत के दिमाग में क्या खतरनाक साजिश चल रही है। उसी रात हेमंत किसी से मिलने के बहाने ड्राइवर देवेंद्र को अपने साथ अजमेर बाईपास एक्सप्रेसवे पर चंदबाजी के इलाके में ले गया। वहां उसने रास्ते में एक सुनसान जगह पर देवेंद्र को गोली मारकर उसकी भी हत्या कर दी। इसके बाद लाश फेंककर वह उसकी इनोवा लेकर पहले अपने होटल पहुंचा, फिर वहां से कमरा खाली करके गुजरात के लिए रवाना हो गया। हेमंत ने सोचा था कि वह पहले देवेंद्र की इनोवा कार को सूरत में बेचेगा, फिर वहां से मुंबई चला जाएगा। अगले दिन वह इनोवा लेकर सूरत पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसने एक होटल में कमरा ले लिया।
इसके बाद उसने दिल्ली में अपने एक दोस्त को फोन करके दिल्ली में कुछ कार डीलरों के नंबर हासिल किए। दरअसल वह उनसे संपर्क करके सेकंड हैंड इनोवा की कीमत जानना चाहता था। उसे पता चला कि इनोवा 8-9 लाख में बिक सकती है। सूरत में उसने गाड़ी बेचने के लिए एक डीलर से संपर्क किया तो सौदा 8 लाख रुपए में तय हो गया। इनोवा की ड्राइविंग साइड का एक शीशा टूटा हुआ था, उस पर खून के कुछ निशान भी थे। ये देख डीलर को शक हुआ तो हेमंत गाड़ी लेकर भाग निकला, लेकिन इससे पहले डीलर ने तुरंत पीछे लिखे नंबर पर फोन कर दिया। ये नंबर देवेंद्र के भाई अजीत का था, जो कार का मालिक था। कुछ गड़बड़ देख देवेंद्र के भाई अजीत ने अपने भाई देवेंद्र के मोबाइल पर फोन किया तो उसका नंबर स्विच्ड ऑफ मिला, जिसके बाद देवेंद्र के भाई ने पलटकर उसी डीलर के नंबर पर फोन किया जिसने उसे फोन किया था। जिस वक्त सूरत में ये सब चल रहा था, उसी वक्त पुलिस को जयपुर के चंदबाजी में सड़क किनारे एक युवक का शव पड़े होने की सूचना मिली। युवक को गोली मारी गई थी और किसी कार का शीशा भी टूटा पड़ा था। पुलिस ने टोल नाकों की सीसीटीवी फुटेज खंगाली तो एक इनोवा एसयूवी कार संदिग्ध नजर आई। उसके नंबरों के आधार पर कार मालिक दिल्ली निवासी अजीत सिंह से संपर्क किया गया। अजीत ने बताया कि उसका भाई देवेंद्र बुकिंग पर कार लेकर गया था। वह 7 दिसंबर से लापता है, जिसकी गुमशुदगी डाबरी थाने में दर्ज करवाई गई थी। बुकिंग करवाने वाले के मोबाइल नंबर की डिटेल्स खंगाली गई तो वह दिल्ली की दीप्ति गोयल का निकला। पता चला कि दीप्ति की 6 दिसंबर को धारूहेड़ा में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और उसका शव सड़क किनारे एक खाली प्लॉट में फेंक दिया गया था। बाद में पुलिस को देवेंद्र की कार की लोकेशन सूरत में मिली। आरोपी हेमंत कार को बेचने के लिए सूरत ले गया था। सूरत के जिस कार डीलर ने अजीत सिंह को फोन किया था, उसी ने थाना सरथाना के SHO TR चौधरी को भी फोन करके इसकी इत्तला दे दी थी। चौधरी ने इस सूचना के बाद तत्काल अपने स्टाफ को सक्रिय कर दिया। फलस्वरूप कुछ ही देर में वह इनोवा गाड़ी सरथाना पुलिस के कब्जे में आ गई, जिसे हेमंत लांबा ड्राइव कर रहा था। जब हेमंत को थाने लाया गया और पुलिस ने उसकी खातिरदारी करके कार के मालिक और उस पर लगे खून के छींटों और टूटे हुए साइड मिरर के बारे में पूछा तो सारी कहानी खुलती चली गई। इंस्पेक्टर चौधरी के सामने एक नहीं 2 कत्ल करने वाले आरोपी ने इकबालिग जुर्म किया था, लेकिन दोनों में से कोई भी वारदात उनके इलाके में नहीं हुई थी। इसलिए उन्होंने अपने उच्चाधिकारियों को इस बाबत पूरी जानकारी देकर हेमंत के खिलाफ CRPC की धारा में मुकदमा दर्ज कर लिया। तब तक उच्चाधिकारियों की तरफ से जयपुर पुलिस व रेवाड़ी पुलिस को उनके इलाके में हुए दीप्ति हत्याकांड व देवेंद्र सिंह हत्याकांड की जानकारी दे दी गई थी। सबसे पहले रेवाड़ी पुलिस सूरत पहुंची और उसने आरोपी हेमंत से पूछताछ करने के बाद उसे स्थानीय कोर्ट में पेश कर प्रोडक्शन वारंट पर अपनी हिरासत में ले लिया। रेवाड़ी पुलिस हेमंत को सूरत से लेकर वापस आ गई और उसे अदालत में पेश कर जब 7 दिन के रिमांड पर लिया गया तो ये राज भी उजागर हो गया कि हेमंत ने दीप्ति की हत्या क्यों की थी। फेसबुक पर हेमंत लांबा से हुई जान पहचान और फिर उसके प्यार में पड़ना दीप्ति को भारी पड़ गया था, जो उसकी मौत का कारण बन गया। दरअसल जब दोनों की मुलाकात हुई तो हेमंत को दीप्ति पसंद तो आई, लेकिन उसे दीप्ति में ऐसा कुछ नहीं दिखा कि वह उसके साथ लंबा वक्त गुजारता। कुछ समय तक वह उससे प्यार करने का नाटक करता रहा, लेकिन दीप्ति के साथ मौज मस्ती करते करते दीप्ति उसके प्यार में कुछ इस कदर डूब गई कि वह उससे शादी के सपने देखने लगी। हेमंत ऐसा भंवरा था जो एक डाल पर ज्यादा दिन तक नहीं बैठता था। फूल का रस चूसने के बाद वह अगली कली की तरफ बढ़ जाता था, लेकिन दीप्ति के मामले में उसे लगने लगा कि वह उसके गले में हड्डी की तरह फंस गई है। वक्त बीतने के साथ दीप्ति उस पर शादी का दबाव बनाने लगी थी, इसलिए उससे छुटकारा पाने के लिए हेमंत ने उसकी हत्या की साजिश रची। रिमांड के दौरान हुई